हूं आपके साथ सुनील सिंह पर। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में किस कदर तबाही मचाई, इसको लेकर पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। पाकिस्तान के डोजियर में बताया गया कि ऑपरेशन के दौरान भारत ने पाकिस्तान में 20 नहीं बल्कि 28 जगहों पर अटैक किया था और पाकिस्तान ने उन 8 नए ठिकानों को लिस्टेड किया और उसकी लिस्ट जारी की जहां भारत का बारूदी प्रहार हुआ था। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने एक अहम खुलासा किया है और कहा कि पाकिस्तान 48 घंटे जंग लड़ना चाहता था लेकिन 8 घंटे में ही उसे सरेंडर करना पड़ा। साथ ही सीडीएस ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अब भारत आतंकवाद और परमाणु ब्लैकमेल की छाया में नहीं रहने वाला। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर और भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का अभी भी खौफ है, लेकिन पाकिस्तान की ये भी टेंशन और ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि भारतीय सेना को उसके भी कहीं ज़्यादा खतरनाक ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है। लड़ने चला था 48 घंटे की जंग, 8 घंटे में किया सरेंडर। पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आया, सीडीएस अनिल चौहान ने बताया। भारत ने जितना बताया, पाकिस्तान उससे बहुत ज्यादा पिटा। डोजियर से खुली पाक की पोल, 8 नए ठिकानों पर हमले का खुलासा। ब्रह्मोस से भी तेज और घातक मिसाइल बनाएगा भारत, पाकिस्तान का सीना हिला देगा हिंद का नया ब्रह्मास्त्र। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया था। साथ ही पाकिस्तान ने जब इसके बाद हिमाकत की तो उसे भारत की बढ़ती सैन्य ताकत का ट्रेलर भी दिखाया था। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर पर अभी तक कई बार झूठ बोल चुका है, लेकिन उसके डोजियर ने झूठ का पर्दाफाश भी कर दिया है। 18 मई को कई देशों को सौंपे गए पाकिस्तान के डोजियर से खुद ही सामने आया है कि भारत ने पाकिस्तान को गहरी चोट पहुंचाई है। पाकिस्तान ने अब खुद ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मिसाइलों और ड्रोनों से हुए भारी नुकसान को स्वीकार किया है। सूत्रों के अनुसार डोजियर में ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस से जुड़े फैक्ट, सैटेलाइट इमेज और पहलगाम हमले पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छपी रिपोर्ट्स शामिल हैं। इस डोजियर ने ये भी साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घबराए पाकिस्तान ने क्यों भारत से संपर्क किया और युद्ध विराम के लिए क्यों गिड़गिड़ाया था। पाकिस्तान के डोजियर में बताया गया है कि ऑपरेशन के दौरान भारत ने पाकिस्तान में 20 नहीं बल्कि 28 जगहों पर अटैक किया था। पाकिस्तानी डोजियर में दिए गए नक्शे में पेशावर झंग, सिंध में हैदराबाद, पंजाब में गुजरात, गुजरांवाला, भावल नगर, अटक और चोर पर हमले किए गए हैं। पाकिस्तानी डोजियर के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान की सीमा में 100 से ज्यादा ड्रोन भेजे थे। भारत ने मिसाइलों के जरिए मुरीद के जामिया मस्जिद पर हमला किया। एयर स्ट्राइक कर भावलपुर को भी निशाना बनाया गया। मुजफ्फराबाद में भी कई इमारतों को बुरी तरह से डैमेज कर दिया। पाकिस्तान के डोजियर मार्का ए हक में तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान की उन जगहों की लिस्ट भी दी गई है जिन पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमला किया था। जियो इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट डैमियन साइमन ने पाकिस्तान के डोजियर के आधार पर स्ट्राइक मैप को अपडेट किया है। मैप में पाकिस्तान की तरफ से डोजियर में कबूली गई नई लोकेशन को ऑरेंज कलर में दिखाया गया है जो कि सैन्य ठिकाने हैं। इस डोजियर में हैदराबाद, छोर, भवाल नगर, पेशावर, झांग, गुजरात और अटक वो इलाके हैं जिन्हें निशाना बनाने का दावा भारत की तरफ से भी नहीं किया गया था। पाकिस्तान अभी बुखला रहा है, साफ तौर पर दर्शाता है कि पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हिंदुस्तान ने क्रश किया। इसमें किसी प्रकार की कोई और दुनिया भी एक्सेप्ट कर रही है कि हिंदुस्तान ने बहुत बड़ी मात दी पाकिस्तान को विद इन अ मैटर ऑफ 4 डेज। लेकिन हिंदुस्तान ने किस वजह से क्यों नहीं वो बाकी 8 ठिकानों का जिक्र किया? क्या वो 8 ठिकाने आतंकवाद से जुड़े हुए थे या पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट बेसिस थे? मेरे मुताबिक वो 8 जो हैं वो आतंकवाद से नहीं जुड़े हुए थे, वो उनके कुछ इम्पोर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे जिनको बर्बाद किया गया। कुछ गुजरांवाला में है, कुछ पेशावर में है और पाकिस्तान के कंप्लीट लेंथ एंड ब्रेड्थ में को कवर करते हैं। सिंध में भी हैं, कराची में भी हैं और गुजरांवाला में भी हैं, पेशावर में भी हैं
भावलपुर के नजदीक भी कुछ और ठिकानों को हमला किया गया। तो ये इम्पोर्टेंट पाकिस्तान की इंस्टॉलेशन होगी, इसका जिक्र हिंदुस्तान ने क्यों नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन अभी पाकिस्तान खुद दुनिया को बता रहा है कि वास्तव में हिंदुस्तान ने इन जगहों में भी हमको ठोका और यहाँ भी हमारी काफी बर्बादी हुई। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में हमले के तहत भावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद मुख्यालय और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग सेंटर सहित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भावलपुर और मुरीदके की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। अन्य ठिकानों में मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलकोट और चकस्वरी, भीमबर, नीलम घाटी, झेलम और चकवाल शामिल थे। अब ध्यान देने वाली बात तो ये भी है कि पिछले महीने हवाई हमलों के बाद प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भी भारतीय डीजीएमओ ने जिन ठिकानों पर हमले की जानकारी दी थी उनमें इन जगहों का नाम नहीं था। नए पाकिस्तानी खुलासे से ये पता चला है कि भारत की तरफ से अतिरिक्त हमले वाले स्थानों को प्रेस ब्रीफिंग में न बताना एक रणनीतिक कदम हो सकता है, जिसका मकसद संभावित रूप से पाकिस्तान को नुकसान के पूर्ण पैमाने का खुलासा करने के लिए मजबूर करना है, जिससे पाकिस्तान के हमले को लेकर किसी भी इंकार को कमजोर किया जा सके। भारत ने पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकियों का साथ देना शुरू कर दिया और पाक सेना की एंट्री के बाद ऑपरेशन ने और भी बड़ा रूप ले लिया। पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक इलाकों और साथ ही सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के नूर खान, मुरीद के सहित 11 एयरबेस को तबाह और बर्बाद कर दिया। इसके बाद अब भारी नुकसान से घबराए पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से संपर्क किया और युद्ध विराम की गुहार लगाई, जिसके बाद ये तनाव खत्म हुआ। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान ने एक तरफ अपने डोजियर में भारत के जवाबी हमले से हुए नुकसान का सच कबूल लिया है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान इसमें झूठ परोसते हुए ये भी कह रहा है कि उसकी सेना का जवाब आत्मरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार नापातुला था और उसने सिर्फ भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान ने आतंकी ठिकानों पर हमले के जवाब में भारत के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की थी। लेकिन भारत के S-400 जैसे मजबूत रक्षा कवच ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में मार गिराया और पाकिस्तान की एयरबेस को अपने खतरनाक मिसाइलों से तबाह कर दिया। मैक्सैट टेक्नोलॉजी से जारी सैटेलाइट तस्वीरों में भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सटीक हमलों से हुए नुकसान का खुलासा किया था। पाकिस्तान की तरफ से जो टारगेट्स उन्होंने बताई है, जो हिट हुई है, वो 8 टारगेट ज्यादा है जो भारत ने बताई है। मुझे लगता है भारत ने पहले से वही टारगेट्स का जिक्र किया है जिनके पास उनके पास फोटोग्राफिक प्रूफ था, क्योंकि बहुत सारे लोग भारत में वो प्रूफ मांगते हैं और उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तक हम इसको प्रूव नहीं कर सकते हैं तब हम आगे बात नहीं करेंगे। भारत ने ये नहीं कहा था, हमारे जो स्पोक्स पर्सन है एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के, ये नहीं कहा था कि हमने वो टारगेट नहीं मारे हैं। उन्होंने तो सिर्फ जो टारगेट हिट हुए हैं उनका जिक्र किया।
तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही सफलता जिस प्रकार से भारत की तरफ से ये ऑपरेशन किया है आर्म फोर्सेस का, ये मैं समझता हूँ इतना सफल ऑपरेशन दुनिया में देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं। और क्योंकि तीसरे रात के हमले के बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान का नुकसान हुआ, खास करके उसका जो एयर डिफेंस कवर है वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया था और उसकी एयरफील्ड्स काफी हद तक जो एयरफील्ड थी वो डिसेबल कर दी गई थी। अभी ये तो बात सही है कि जब आप क्रेटर्स करते हैं एयरफील्ड को तो 4-5 दिन में वो उसको रिपेयर करके बना सकते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर लड़ाई चलती रहती तो हर तीसरे दिन पे वही एयरफील्ड को हम बार बार डिस्ट्रॉय कर देते तो उनके एयरक्राफ्ट पूरे युद्ध के दौरान चल नहीं सकते थे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चीफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने एक अहम खुलासा किया है। पुणे में एक प्रोग्राम में ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की वजहों पर बात करते हुए सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान से स्पॉन्सर आतंकवाद को रोकने की सोच थी। भारत का टारगेट सिर्फ आतंकियों को खत्म करना था। हमने आतंकवाद के खिलाफ नई लकीर खींची है। पाकिस्तान 48 घंटे में जंग लड़ना चाहता था, लेकिन 8 घंटे में ही किया सरेंडर। ताकतवर सेनाओं पर नुकसान का असर नहीं पड़ा, नतीजे मायने रखती है। भारत अब आतंकवाद और परमाणु ब्लैकमेल की छाया में नहीं रहने वाला है। When I was asked about losses on our side, I said these are not important. The results and how you act is important. So it would be not very correct to talk about losses, means numbers, etc. Means I'll give a detailed kind of an answer on this. You see in a match, suppose you go into a football match and you win 3-2. He scored 2 goals and you scored 4 goals, so that's an even-sided match. But suppose you go on in a test match, cricket test match, and you win by innings defeat. Then there's no question of how many wickets and how many balls and how many players. It's an innings kind of a defeat. But since there is always this inquisitivity as to the result of your strikes, which was visible, which was a more and psychological domain and what was visible to us, all of us, means not to us, to globally, to everyone. So based on technical parameters like electronic intelligence, signal intelligence, at some point of time, we will take out this particular data and share it with us. सीडीएस ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में स्तर ऊंचा उठाया है। हमने आतंकवाद के खिलाफ सैन्य अभियान की एक नई रेखा खींची है और सबसे ज्यादा अहम तो ये है कि पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम लगाए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले के बाद पाकिस्तान की मंशा 48 घंटे में भारत को घुटनों पर लाने की थी। पाकिस्तान ने कई हमले किए, उन्होंने इस संघर्ष को बढ़ाया, लेकिन हमने इसे 8 घंटे में ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद घबराकर उन्होंने सीधे भारत को फोन लगाया और कहा कि हम बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान को एहसास हो गया है कि अगर वो युद्ध लड़ता है तो उसे हार ही मिलेगी। They have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, then they picked up the telephone and said they wanted to talk. And I think that the rationale behind this the realization coming in, stem from 2 facts. That one is they must have assumed that if they continued this mode, they're likely to lose much more. So hence they picked up the telephone. And second thing, since they had struck us at multiple fronts, they still did not have the benefit of understanding what they had struck. So they must have thought they must have struck, and hence there's time to talk now. And if they don't, they'll tend to lose more. ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश में काफी सियासत भी हो रही है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में फंसकर भारत को हुए नुकसान के सबूत मांगने लगे, जिस पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा कि युद्ध में नुकसान से ज्यादा नतीजा मायने रखता है। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी युद्ध नीति का उदाहरण था जिसमें काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों तरह के युद्ध कौशल इस्तेमाल हुए और इस युद्ध के दौरान 4 ट्रेंड उभरे हैं, जिसमें आगे के युद्ध की रूपरेखा तय होगी। उन्होंने सेंसर टेक्नोलॉजी, ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल,
और स्टील्थ टेक्नोलॉजी का इस युद्ध में काफी अहम रोल बताया। और खबर ये भी है कि भारत ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल से बारूदी धमाका कर महज 22 मिनट में पाकिस्तान में खलबली मचा दी थी, भारतीय सेना को उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है। हिंदुस्तान की कोशिश है कि जब हाइपरसोनिक मिसाइल बन जाती है, एक तो रेंज ज़्यादा बढ़ गई, दूसरा इसको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। अभी भी इतनी तेज़ चलती है कि ये डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करना बहुत ही मुश्किल है, और भी मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें मैनूवरिंग कैपेबिलिटी भी रखी जाएगी कि अपने आप को मैनूवर भी कर सके। साथ ही साथ हिंदुस्तान जो है इसका सबमरीन वर्जन भी बनाने जा रहे हैं। अभी केवल दुनिया के 3 देश हैं जिनके इस माफी की जो है क्रूज मिसाइल जो सबमरीन से लॉन्च हो सके, अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन। चाइना के पास कैपेबिलिटी है रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए नकल करके। हिंदुस्तान अगर ये काबिलियत हासिल करता है तो हिंदुस्तान दुनिया का चौथा देश होगा जो ये काबिलियत अख्तियार कर लेगा। रक्षा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारत अब अपनी अगली पीढ़ी का हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 को बनाने में जुट गया है। भारत और रूस के बीच ब्रह्मोस 2 के ज्वाइंट डेवलपमेंट को लेकर हाई लेवल पर फिर से बातचीत शुरू होने वाली है। ये मिसाइल पहले से भी कहीं ज्यादा घातक और खतरनाक होगी। इस एडवांस मिसाइल को आवाज की गति से 8 गुना यानी कि मैक 8 की स्पीड और 1500 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज हासिल करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये रूस की 3M22 जिरकॉन मिसाइल से इंस्पायर्ड होगी, जो कि मैक 9 की गति से चलती है। माना ये भी जा रहा है कि ब्रह्मोस 2 का वजन करीब 1.33 टन हो सकता है, जो एयर लॉन्च ब्रह्मोस A से भी करीब आधा है। ये भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस के साथ कई एयरक्राफ्ट में लगाई जा सकेगी। ये बातचीत तो शुरू हो जाएगी और ये मैं समझता हूँ ये इसका प्रोडक्शन भी ये दोनों देश मिलकर इस ब्रह्मोस 2 को अभी ये बना देंगे। ये मिसाइल जो है इसकी ये लॉन्ग रेंज मिसाइल होगी और किस रेंज पर वो जाएंगे ये मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये मिसाइल जो है ये पूरी तरह से पाकिस्तान के हर एक कोने को कवर कर लेगी और ये चीन तक जाके पहुँच जाएगी। ये तो एक है। दूसरा ये हाइपरसोनिक मिसाइल होगी इसका मतलब है इसकी स्पीड जो है 5 मैक से ऊपर होगी और 5 मैक से ऊपर होगी, हो सकता है 6, 7 या 8 मैक तक चला जाए, लेकिन 5 से ऊपर होगी। इस समय पर जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है और एक बार अगर वो फायर हो जाती है तो इस जो टारगेट है वो किसी भी तरह से बच नहीं सकती है। जब ये ब्रह्मोस 2 आ जाएगी तब तो उसके बचने का कोई इस प्रकार का एंटी सिस्टम नहीं बनाया है। तो ये बहुत ही कारगर हथियार होगा भारत के आर्सेनल में और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये एक बार जब ये काम शुरू हो जाएगा तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, टेस्टिंग हो जाएगी और ये हमारे आर्म फोर्सेस को दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो ब्रह्मोस मिसाइल ही थी, जिसने पाकिस्तान की हिमाकत के बाद पाकिस्तान के 11 से ज्यादा एयरबेस को बारूदी धमाका कर तबाह और बर्बाद कर दिया था। किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है। ये भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बेड़े में शामिल है और इसे जमीन, पानी, हवा और पनडुब्बी के ऑपरेशन इस्तेमाल के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अपने बयान में ये माना था कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से उसके ऊपर हमला किया था। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सईद आसिफ मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। पाकिस्तान को ये पैगाम दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला आवर हो सकते हैं। स्वदेशी तकनीक से निर्मित भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की सटीकता, लो रडार विजिबिलिटी और साथ ही फायर एंड फॉरगेट तकनीक ने इसे भारत की रक्षा रणनीति का एक सबसे अहम हथियार बना दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस का निशाना इतना सटीक था कि इसने अपने सारे लक्ष्य हासिल कर लिए। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को रूस और भारत ने मिलकर बनाया था।
दुनिया के कई देश इस खतरनाक मिसाइल को खरीदने की होड़ में लगे हैं। जरा सोचिए, जब ब्रह्मोस मिसाइल ने कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान की चूल्हे हिलाकर रख दी, तो अब ब्रह्मोस और भी तेज घातक मिसाइल ब्रह्मोस 2 बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये तो पाकिस्तान का सीना हिला देगा। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में हर तरफ खौफ पसरा हुआ है। यहाँ तक कि भारत की स्ट्राइक में बच गए आतंकियों का भी पाकिस्तान में लगातार सफाया हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार पाकिस्तान के आतंकियों पर कहर टूट रहा है और पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन का खेल खत्म हो गया है। पाकिस्तान में जैश के कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज इस्सर की रहस्यमय मौत। पाकिस्तान के बहावलपुर में मृत पाया गया जैश का कमांडर अब्दुल अजीज। उसे भारत में हुए कई आतंकी हमलों की साजिश रचने का मास्टरमाइंड माना जाता है। मौलाना अजीज की मौत को जैश के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल अजीज वही आतंकी था जिसने पिछले महीने जैश की एक रैली में भारत के खिलाफ जहर उगला था। उसने खुले मंच से धमकी दी थी कि भारत का हश्र भी USSR जैसा होगा। उसका सपना तो नहीं पूरा होने वाला, लेकिन आज वही आतंकी खुद काल के मुंह में समा चुका है। इस मौत को लेकर जैश और पाकिस्तान सरकार ने चुप्पी साध रखी है। जैश के जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने उसकी मौत और जनाजे की पुष्टि की है, लेकिन मौत की वजह पर एक शब्द नहीं बोला गया। भारत की ओर से भी ये दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में करीब 100 आतंकियों को मार गिराया है और लगभग 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। इसके बाद भी लगातार पाकिस्तान के किसी न किसी कोने में आतंकियों की रहस्यमय मौत हो रही है। हालांकि भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इन रहस्यमय मौतों की कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन एक एक कर भारत के दुश्मन खत्म हो रहे हैं। साथ ही पूरी दुनिया में पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को भी भारत ने बेनकाब कर दिया है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और कुछ